स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसके लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे देश के, और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। तो बच्चों उन्होंने बाल निर्माण की बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जिससे कि हमारे बच्चों के भविष्य में मदद करते हैं। तो उनकी कहानी हम सुनेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे। कहानी का शीर्षक है बच्चों घास की चोरी और जमाखोरी। अभयारण्य में खरगोशों की एक बस्ती थी। वहाँ अनेकों खरगोश अपने अपने परिवारों के साथ रहा करते थे। उनका मुखिया भी बड़ा दयालु, परोपकारी और सबकी सहायता करने वाला था। अतएव सभी सुख शांति से रहा करते थे। खरगोशों का मुखिया पुनीत सभी खरगोशों को अनेक अच्छी बातें बताया करता था। वह प्रायः कहता था, भाइयों, चाहे हमारे पास सुख सुविधा की कम सामग्री हो, पर हम सभी मिलजुल कर प्रेम से रहें। दुख मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करें, सभी की भलाई चाहें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। जीवन का यही सबसे अच्छा मार्ग है। मुखिया की बात को अधिकतर खरगोश बड़े ध्यान से सुनते थे और वैसा ही बनने की कोशिश भी किया करते थे। ठीक भी है, जो अच्छी बात सुनी भर जाए पर उसका पालन न किया जाए वह निरर्थक ही है। एक बार अभयारण्य में बरसात के मौसम में एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा। इसका फल यह हुआ कि सारी की सारी घास और वनस्पति सूखने लगी। पर खैर वहां पर इतनी घास थी कि सूखा पड़ने पर भी सभी खरगोश थोड़ा बहुत खा सकते थे। उनकी बिल्कुल भूखे रहने की स्थिति नहीं आई। पूरी बस्ती में चंदू खरगोश अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। वह बड़ा ही धूर्त था, काम करने में आलसी था, चालाकी से दूसरों की चीजें हड़पता रहता था। अतएव उससे सभी दूर रहना चाहते थे। चंदू ने सोचा कि सूखा पड़ रहा है, यही अच्छा मौका है जब मैं अमीर बन जाऊं। बस दूसरे ही दिन से उसने अपनी योजना शुरू कर दी। रात के अंधेरे में और सन्नाटे में जब सारे खरगोश अपने अपने बिलों में सोए पड़े रहते, तो चंदू अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ निकल पड़ता। रात भर वे अपने पैने दांतों से घास काटते, फिर अंधेरे में ही गट्ठर बनाकर अपनी अपनी पीठ पर लाद कर घर की ओर चल देते। रोज उनका यही काम था। धीरे धीरे चंदू के गोदाम में ढेरों घास जमा हो गई। पहले तो अन्य खरगोशों ने घास के कम होने पर ध्यान नहीं दिया, पर जब वह बहुत कम हो गई तो उनका ध्यान इस ओर गया। सभी आश्चर्य में थे कि उन्होंने इतनी घास इतनी जल्दी खा ली। एक दिन अचंभे की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि सारी घास नदारद थी। अब तो सारे खरगोश बड़े परेशान हुए। वे खुद तो 1-2 दिन भूखे रह सकते, पर उनके बच्चे तो भूख से बिलबिला रहे थे। आखिर वे सब मिलकर मुखिया के पास जा पहुंचे और रो रो कर कहने लगे, बच्चों की भूख हमसे तो देखी नहीं जाती और हम भी कब तक भूखे रहेंगे। लगता है अब हम सभी की मौत आने वाली है। वर्षों से हम इस वन में रह रहे हैं, पर ऐसा अकाल तो न कभी देखा और न सुना।
अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, कहाँ जाएं? सभी खरगोशों की बात सुनकर मुखिया भी रो पड़ा। वह बोला, भाइयों, जो स्थिति तुम्हारी है वही मेरी भी है, पर दुख में घबराने से काम नहीं चलेगा। संकट का जब हम मन को स्थिर बनाकर बहादुरी से सामना करते हैं, तभी उस पर विजय पाते हैं। सो तो है ही। खरगोश एक साथ बोले। फिर आगे कहने लगे, आप बताइए हम क्या करें? तो पुनीत बोला, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतनी सारी घास आखिर गई तो गई कहाँ? मैं सोचता था कि उससे हम सभी का काम चल जाएगा। हमें भी बड़ा अचंभा है, हम भी यही सोचते थे। सबके सब खरगोश एक साथ बोले, खैर, मैं कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करूंगा। पुनीत बोला। फिर उसने सभी खरगोशों को शाम को इकट्ठा होने की बात कहकर विदा किया। पुनीत ने अपने मित्र अभय को बुलाया। उसने कान में कुछ समझाया। अभय एक एक करके सभी खरगोशों के घर गया। सभी को उसने मुखिया का यह संदेश दिया कि शाम को प्रत्येक खरगोश को अपने पूरे परिवार के साथ उत्तरी मैदान में इकट्ठा होना है। वहां सभी की एक सभा होगी और उसमें संकट से निपटने का उपाय सोचा जाएगा। पूरी बस्ती का चक्कर लगाने के बाद अभय पुनीत के पास गया और बोला, दोस्त, तुम्हारा चंदू के ऊपर संदेह ठीक ही लगता है। जब मैं उसके घर पहुंचा तो घास की बहुत तेज महक आ रही थी। साथ ही रास्ते में कांटों की झाड़ियों के पीछे यह भी सुना था कि चंदू का बेटा दूसरे खरगोशों के बच्चों से कह रहा था कि मेरे पिताजी बहुत दूर से थोड़ी सी घास लाए हैं। यदि तुम्हें जरूरत हो तो ले सकते हो, पर इसके बदले घर का कीमती सामान तुम्हें हमें देना होगा। अब तो पुनीत के संदेह की और भी पुष्टि हो गई। शाम को भरी सभा में पुनीत ने कहा, मित्रों, हमें संदेह है कि किसी ने घास की चोरी की है। यदि कोई ऐसे सज्जन यहाँ हो तो तुरंत बता दे, उनका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। पुनीत की बात सुनकर सभी चुप बैठे रहे। पुनीत फिर बोला, देखिए, गलती को मानना दोष नहीं होता। गलती तो सभी से हो जाती है, पर उस गलती को स्वीकार न करना अपराध है। इस समय जब हम सभी के प्राण संकट में हैं, तो जमाखोरी करना भयंकर पाप है। सभी खरगोश हाथ हिला हिलाकर कहने लगे कि उन्होंने घास की चोरी नहीं की है। पुनीत को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, ठीक है, अब आप एक एक करके खड़े होकर यह बात दोहराएं। अब एक एक करके प्रत्येक खरगोश अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता, दोनों हाथ जोड़ता और कहता, मैं अपनी पत्नी और बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने यहाँ की घास नहीं चुराई है और वह मेरे पास नहीं है। अंत में बारी आई चंदू खरगोश की। बेधड़क होकर उसने भी यही बात दोहरा दी। पुनीत को बड़ा गुस्सा आया। उसकी गुलाबी आंखें गुस्से से और भी लाल हो गई। नथुने फड़फड़ा कर वह बोला, सच कहते हो तुम? बिल्कुल सच कहता हूँ। चंदू गर्दन तान कर बोला, आप सभी इसकी सच्चाई अभी जान जाएंगे। मेरे पीछे पीछे आइए, पुनीत ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। सभी खरगोश उसके पीछे पीछे चल दिए। पुनीत की आज्ञा से अभय ने चंदू और उसके परिवार के सदस्यों के पैरों में बेड़ियां डाल दी, जिससे वे कहीं भागने ना पाए। पुनीत ने चंदू के घर के सामने रखा बड़ा सा पत्थर हटाया और सभी अंदर घुसे। गोदाम की किवाड़े खुलते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घास से खचाखच भरा था। पूरी बस्ती के खरगोश 1 महीने तक आराम से खा सकते थे। सभी खरगोश गुस्से से भड़क उठे।
उछल उछल कर हाथ के पंजे उठा उठाकर वे कहने लगे, इस नीच विश्वासघाती चंदू को जान से मार डालेंगे हम। देखो इस कमीने को, यहाँ जाने जा रही हैं और यह जमाखोर बना बैठा है। यह तो गनीमत थी कि चंदू वहां नहीं था, नहीं तो अब तक उसकी बोटी बोटी नुच गई होती। पुनीत सभी को शांत करके बोला, मित्रों, हमें किसी के प्राण लेने का तो अधिकार नहीं है। हाँ, पर चंदू को दंड तो मिलेगा ही। अपराधी को दंड न देकर यूं ही छोड़ देना अपराध को बढ़ावा देना ही है। आप ही बताइए कि चंदू को क्या दंड दिया जाए। सभी खरगोश गर्दन हिलाकर आपस में फुसफुस करने लगे। थोड़ी देर बाद अभय खड़ा होकर कहने लगा, हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि चोरी और जमाखोरी करके, चोर बाजारी की कोशिश करके चंदू ने जिस समाज के साथ विश्वासघात किया है वह उसके साथ रहने योग्य नहीं है। अतएव उसे परिवार सहित अभयारण्य से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक कहते हैं आप। समाज में सभी एक दूसरे की सहायता से ही रहते हैं और उन्नति करते हैं। जो सभी के साथ विश्वासघात करना चाहता है वह साथ रहने योग्य नहीं। पुनीत ने भी सहमति में अपनी गर्दन हिलाकर कहा। चंदू और उसके परिवार को सभी के सामने उपस्थित किया गया। मुखिया ने उसे देश निकाले का आदेश दे दिया। यह सुनकर चंदू बड़ा गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। अंत में अपनी रिश्तेदारी की दुहाई देते हुए बोला, मुखिया जी, आखिर मैं आपका साला हूँ, आपकी पत्नी का सगा भाई। क्या इस प्रकार का दंड देना आपको शोभा देता है? पुनीत गंभीर होकर बोला, देखो चंदू, दंड सभी के लिए समान होता है। वह मुखिया जो भाई भतीजावाद फैलाता है, मुखिया के आसन पर बैठने के योग्य नहीं है। उस भ्रष्टाचारी के मुखिया होने से तो मुखिया का न होना अच्छा है। फिर मैंने तो तुम्हें ना जाने कितनी बार समझाया था कि तुम गलत न चलो, बुरे काम ना करो, पर तुमने मेरी बात मानी ही कब? अब लाचार होकर चंदू को वहां से निकलना ही पड़ा। हाँ, मुखिया ने दया करके घास का एक एक गट्ठर उन सभी को दिया जिससे वे रास्ते में भूखे न मरे। घास का गट्ठर पीठ पर लादे अपने कुकर्मों को रोता दुखी होता चंदू और उसका परिवार अभयारण्य छोड़कर आगे बढ़ गया। सच ही है कि कुकर्म जब किए जाते हैं तब तो वे बड़े मीठे और सुख देने वाले लगते हैं, पर जब उनका फल भोगते हैं तो वे कड़वे और असंतोष देने वाले बन जाते हैं। चंदू आंखों से ओझल हो चुका था। तब तक अभय गोदाम से सारी घास निकलवाकर बाहर ला चुका था। सभी खरगोश भूखे तो थे, तेजी से घास पर टूट पड़े। उस दिन खूब पेट भर कर उन्होंने घास खाई। फिर वे अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। रास्ते में सभी मुखिया की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे, यदि मुखिया बुद्धिमान हो, कर्तव्य परायण हो, ईमानदार हो तो चोर बाजारी पनप नहीं सकते। भगवान हमारे मुखिया को लंबी आयु दे और इसी प्रकार कर्तव्य पर आरूढ़ रहने की शक्ति दे। अभय भी कहने लगा, अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने हम सबके प्राण बचाए हैं। ऐसे नेता के लिए तो जरूरत पड़ने पर हम अपने प्राण भी हंसते हंसते दे देंगे। जरूर जरूर, खरगोशों ने ताली बजाकर खुशी से दांत निकालकर कहा। मुसीबत दूर हो जाने पर आज उनकी खुशी की सीमा न थी। तो हमें भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि बाद में हमें पछताना पड़े। तो खत्म होती है आज की कहानी। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।